Hello everyone, welcome to CACPIS Academy. Myself Apurva Nandi. Today's date is 2nd of April. Today let's start the newspaper analysis. अगर आपको इस न्यूज़ एनालिसिस का पीडीएफ चाहिए, डू फॉलो आवर टेलीग्राम चैनल. आफ्टर द एनालिसिस वी विल बी अपलोडिंग दिस वेरी सेम पीडीएफ. Today's topics, you can see here what are the topics listed here. Operation Brahma, we will discuss India China ties, OBC, Greenland, and there is a very interesting news on Greenland, CAG report on pollution, and India's defense export surge. So you can see here we will be dealing with six news. Like you people know that the prelims APSC CC prelims, it is approaching very soon. That is 1st of June tentatively. So CSCP IS Academy has launched its crash course, its fast track course to secure your prelims. If you all are interested, then you can call in this very number. Also, if you are interested for taking a GS Foundation batch, we have a batch named as Parakram batch. If you're interested, then you can call in the number. Okay, let's start with the very first news, that is Operation Brahma. I hope you all are aware about this Operation Brahma. Recently, a very devastating earthquake took place in Myanmar. So, उसी earthquake के बाद जो इफेक्ट जो डिवास्टेशन हुआ है, उसी के वजह से इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम दिया गया है ऑपरेशन ब्रह्मा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक कि इसका रिलेवेंस क्या है और हम ये न्यूज़ क्यों पढ़ेंगे. बिकॉज अगर आप सिलेबस में देखते हो, ये पर्टिकुलर न्यूज़ इट कम्स अंडर इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन विच इज़ कवर्ड अंडर जीएस पेपर 2. सो इसमें रिलेवेंस क्या है? रिलेवेंस है यहाँ पर डिप्लोमेसी. इंडिया और अपने नेबरहुड के बीच जो रिलेशन है, उस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए ये एक डिप्लोमेसी है. कि जैसे कि इंडिया हैज़ इट्स डिप्लोमेसी लाइक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी या फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी. कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में इंडिया क्या कहता है कि हम पहले हमारे नेबरहुड का जो इंटरेस्ट है उसको सबसे पहले हम देखेंगे, उसको फुलफ़िल करेंगे. और जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है कि इतने सालों से जो वेस्ट में जो फोकस किया है, जो ज़्यादातर डेवलपमेंट वेस्टर्न कंट्रीज़ में हुआ है, इट इज़ द टाइम टू एक्ट ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्लोब. सो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर जो डिप्लोमेसी किया जाएगा, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी विच take place. So this is one kind of diplomacy. तो what is this operation Brahma we will look into. और उसके साथ यहाँ पर सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन, इंडिया का जो पॉइंट है सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन डिप्लोमेसी में एक है हार्ड पावर और है एक सॉफ्ट पावर. हार्ड पावर का मतलब है कि व्हेन अ कंट्री अप्लाइज मिलिट्री या फिर इकोनॉमिक मीन्स टू क्रिएट इट्स डोमिनेंस, उसको कहा जाता है हार्ड पावर. या फिर अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कोऑपरेट करता है म्यूचुअल इंटरेस्ट को मीट करने के लिए, उसको कहा जाता है सॉफ्ट पावर. सो ऑपरेशन ब्रह्म जो है ये कोई हार्ड पावर नहीं है, ये एक सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन है. और उसी डिप्लोमेसी के साथ जो चाइना का बढ़ता हुआ जो इन्फ्लुएंस है उसको भी कैटर किया जा सकता है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ आवर रीजनल सिक्योरिटी. आई होप जो ये पर्टिकुलर न्यूज़ जो रिलेवेंस है उसको आप कैसे कनेक्ट करोगे. सो ऑपरेशन ब्रह्मा में क्या हुआ? ऑपरेशन ब्रह्मा ये इंडिया ने लॉन्च किया है बाय सेंडिंग ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सप्लाईज टू द अफेक्टेड रीजन. जो म्यांमार में नियर मंडले में जो अर्थक्वेक हुआ है उसके नियर बाय जो भी रीजन में डिवास्टेशन ज़्यादा हुआ है, उसी के कारण जो ह्यूमैनिटेरियन एड, लोगों को मेडिकल एड भेजना, सर्च ऑपरेशंस, ह्यूमैनिटेरियन एड भेजना, जो भी इंसान को जो एवरीडे लाइफ के लिए जो भी सामान चाहिए, मेडिसिन हो, फूड हो, कपड़ा हो, सो इंडिया अपने पार्ट से इंडिया ने उसको भेजा है. विच इज़ लॉन्च्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स. जो फर्स्ट बैच जो गया था वो एयरक्राफ्ट C-130J में गया था. और फर्स्ट बैच में इंडिया ने ऑपरेशन ब्रह्मा के अंदर 15 टन्स ऑफ रिलीफ मटेरियल इंक्लूड्स सर्च एंड रेस्क्यू पर्सनल. मतलब जो अर्थक्वेक के कारण जो लोग मिसिंग हो गए हैं, जो डेब्री के नीचे दब गए हैं, उसको रेस्क्यू करने के लिए, सर्च ऑपरेशंस के लिए इंडिया ने एक टीम भी भेजा है, उसके साथ एक मेडिकल टीम भी भेजा है. नेक्स्ट जो अपडेट हमें मिलता है न्यूज़ से कि सिर्फ इंडियन एयरफोर्स नहीं, नाउ in the Operation Brahma, Indian naval ships INS is also at its foot, like Satpura, Savitri,
Karmuk LCU-52, they are sent with regular supplies to Myanmar। जैसे कि आप देखोगे सतपुरा और सावित्री को फ्रॉम ईस्टर्न नेवल कमांड हैव सेल्ड फॉर यंगन, और करमुक एंड एलसीयू को अंडमान और निकोबार कमांड बेस से भेजा गया है। और रिसेंटली जो भेजा गया है दैट इज INS घड़ियाल विच इज लोडेड विथ अराउंड 440 टन ऑफ रिलीफ मटेरियल्स, जो कि सेल आउट होगा या फिर हुआ है फ्रॉम विशाखापट्टनम। ओके, सो यहाँ पर प्रीलिम्स रिलेटेड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि कंसीडर द फॉलोइंग, जैसे कि सतपुरा हो गया है, सावित्री हुआ, करमुक हो गया। सो विच ऑफ द अबव आर रिलेटेड विथ दिस एंड दिस, कि ये सतपुरा, सावित्री, करमुक या फिर घड़ियाल ये सब क्या है, और नीचे ABCD करके ये ऑप्शन दिया जाएगा। सो आपको पता होना चाहिए सतपुरा, सावित्री, करमुक, घड़ियाल ये क्या है। दीज आर द इंडियन नेवी शिप्स। ओके, सो ऐसे ही आपको करंट अफेयर्स से अपना न्यूज़ बोथ फॉर प्रीलिम्स और मेंस निकालना होगा। So the next news is India-China ties. It's a very common, very popular topic in our general studies, which is covered under GS2, which is again under India and its neighborhood relations. तो ये news हम क्यों पढ़ रहे हैं? Why we are discussing the topic of India-China ties? Because recently recently in this particular year, India is completing its 75th anniversary of India-China bilateral रिलेशंस। और रिसेंटली जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, उन्होंने कहा है इंडिया और चाइना का जो पार्टनरशिप है उसको बिल्ड करने के लिए देयर मस्ट बी म्यूचुअल अचीवमेंट, और देयर मस्ट बी अ टाई, मतलब टेंगो। उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है टेंगो फॉर ड्रैगन एलिफेंट, मतलब ड्रैगन विच रिजेम्बलेंस चाइना एंड एलिफेंट विच रिजेम्बलेंस इंडिया। ड्रैगन और एलिफेंट के बीच एक टाई के लिए फंडामेंटल इंटरेस्ट को सर्व करना है। तो उसका रिलेवेंस क्या है? रिलेवेंस है इस न्यूज़ से हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, जैसे कि बॉर्डर डिस्प्यूट विच इज़ वेरी पॉपुलर इन न्यूज़, की बॉर्डर डिस्प्यूट आए दिन न्यूज़ में आता ही रहता है। इकोनॉमिक टाई, सिक्योरिटी कंसर्न, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, जैसे कि हम देखेंगे अबाउट अक्साई चीन अरुणाचल प्रदेश डिस्प्यूट, रिसेंट मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स इन 2017-20 in 22 in Doklam, Galwan and Tawang respectively। then इंडिया चाइना टाइज के बीच इंडिया का जो भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम है, जैसे कि चाइनाज BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और उसका इंडिया में इम्पैक्ट, तो वही है। रिलेट आप कैसे करोगे? जब भी आप इंडिया चाइना रिलेशन पढ़ोगे तो आपको ये सब आपको स्केच आउट कर लेना है कि व्हाट वी हैव टू टेक आउट फ्रॉम अ पर्टिकुलर न्यूज़ और टॉपिक। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये कॉन्टेक्स्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, और यहाँ पर आप इंडिया और चाइना का एक फिजिकल मैप देख पाओगे। सो इफ़ यू गो फॉर टॉकिंग अबाउट द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, लेट्स लुक कि इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है उस ये सिर्फ 75th एनिवर्सरी तो है, ये डिप्लोमेटिकली है, फॉर्मली है, पर उसका अगर हम रूट देखने के लिए जाए तो इट इज स्ट्रेट फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स, कि जहाँ पर हम कह सकते हैं कि Buddhism which took birth in India has been spread in China, कि Buddhism spread from India to China via the Silk Road, ठीक है। सेकेंडली ये एक फैक्ट है कि इंडिया वॉज द फर्स्ट नॉन सोशलिस्ट कंट्री टू हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस विथ चाइना। ये याद रखिएगा, ये भी प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है IR का, कि इंडिया एक फर्स्ट नॉन सोशलिस्ट कंट्री है या नहीं है, या फिर दूसरा कोई है। डू रिमेंबर, इंडिया वाज द फर्स्ट नॉन सोशलिस्ट कंट्री टू हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस विथ चाइना। उसके बाद अगर आप और भी देखने के लिए जाए, 1950 में इंडिया और चाइना का जो फ्रेंडशिप है, मतलब इंडिया वाज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द PRC, द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, इन 1950। उसके बाद 1954 में इंडिया ने साइन किया था पंचशील एग्रीमेंट। ये पंचशील एग्रीमेंट क्या है? दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस बिटवीन द टू कंट्री, कि इंडिया और चाइना ये दो कंट्री है, वो जो रिलेशन मेंटेन करेगा, एक पीसफुल रिलेशन वो मेंटेन करेगा। इट वाज द पंचशील एग्रीमेंट। उसके बाद पंचशील साइन करने के बावजूद भी इंडिया और चाइना का रिलेशन में थोड़ा सा बिटरनेस आया था इन 1962। थोड़ा सा बिटरनेस नहीं, इट वाज अ वेरी काइंड ऑफ अ वेरी डेंस एंड इंटेंस
टाइप ऑफ क्रिएशन ऑफ बैड रिलेशन इन सीनो इंडिया वार या फिर इंडिया चाइना वार, जो इंडिया और चाइनीज़ रिलेशन में एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वहाँ 1962 में चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था ओवर रिलेटिंग टू सर्टेन बॉर्डर डिस्प्यूट। और इसी इसी सिनो इंडियन वार में इंडिया का जो अक्साई चीन है, दिस पर्टिकुलर एरिया आप मैप में देख सकते हो, दैट मैप अक्साई चीन हैज़ बीन कैप्चर्ड बाय चाइना। Alright, this is a very disputed area. We claim it is ours. Chinese say that Aksai Chin is there. Next, अगर आप देखो, चाइना क्लेम्स द अरुणाचल प्रदेश एज साउथ तिब्बत। अगर आप साउथ में देखो, यहाँ पर भी डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना के बीच, और यहाँ पर भी डिस्प्यूट है कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना इट क्लेम्स एज साउथ तिब्बत। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा देयर आर मल्टीपल स्टैंड ऑफ इन डोकलाम इन 2022 इन गलवान वैली क्लैश। डोकलाम स्टैंड ऑफ में क्या हुआ था? डोकलाम स्टैंड ऑफ में भूटानीज टेरिटोरी को लेकर एक डिस्प्यूट था कि चाइना वांटेड टू ऑक्युपाई द भूटानीज टेरिटरी एंड इंडिया committed to support the Bhutanese army for their territorial protection. That was about the Doklam standoff. Similarly, Galwan Valley में भी जो clash हुआ था, it was related or it is said to the first deadly border clash since 1975, leading to the tension of Ladakh. ठीक है, so Galwan Valley clash आप if I go for marking it with some different color, तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि डोकलाम स्टैंड ऑफ भूटानीज टेरिटोरी के लेके हुआ, और गलवान वैली क्लैश इट हैपेंड इन द लद्दाख रीजन। ऑलराइट, नेक्स्ट लेट्स प्रोसीड। नाउ यहाँ पर इफ़ यू गो फॉर चेकिंग ऑन द इकोनॉमिक रिलेशंस ऑफ चाइना एंड इन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, यू विल सी दैट इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है वो बिल्ट होके इट इज़ नाउ इंडिया के साथ 136 बिलियन बायलैटरल ट्रेड इंडिया और चाइना के बीच होता है। ओके, और ये डेटा अराउंड से 23-24 डेटा अप्रॉक्सीमेटली है, 136-132 के आसपास। और उसके बाद इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस अ ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है? इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, इंडिया का एक्सपोर्ट इज़ लेस देन इम्पोर्ट। कि ये आपको भी पता है, सबको पता है दैट द मार्केट इज़ flooded with Chinese import. So जैसे कि स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स लाइक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, आपको न्यूज़ में मिलेगा बहुत बार APIs। API के फुल फॉर्म क्या है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो इसमें भी चाइनीज़ इंपोर्ट आर मोर एंड इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो कम है, विच लीड टू अराउंड $100 बिलियन ट्रेड डेफिसिट। उसके साथ रेस्ट्रिक्शंस ऑन चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, मतलब एक्चुअली दिस रेस्ट्रिक्शंस ऑन चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इट इज़ अ recent development. It is a recent development which actually applied by India during कोविड। जैसे कि आपको पता होगा लाइक वेरियस ऐप्स, जैसे कि बहुत ही पॉपुलर एक ऐप था टिकटॉक, देन वी चैट, ये सब कुछ ऐप्स थे या फिर गेमिंग ऐप थे जैसे कि पबजी। ऑल दिस ऐप्स वेर बैंड बाय इंडिया। ऑलराइट, सो दैट वाज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स इनटू इंडिया। और उसके साथ साथ इंडिया और चाइना रिलेशन में बहुत सारे वाटर डिस्प्यूट्स भी देखने को मिलते हैं, स्पेशली द डिस्प्यूट और द टेंशंस ऑफ द वाटर्स इन द ब्रह्मपुत्र, कि चाइना कंट्रोल्स द अपर रीचेस ऑफ द ब्रह्मपुत्र। इफ़ यू अगेन सी द मैप, कि जो ब्रह्मपुत्र है वो यार्लुंग सांगपो ऐसे जाके इंडिया में ये ऐसे एंटर करता है। लेट मी मेक इट क्लियर। सो कि जो यार्लुंग ज़ांगपो है, मैं रफली बना रहा हूँ, येट इट एंटर्स इंडिया लाइक दिस। सो इट इज़ द ऊपर वाला, इट इज़ द अपर रीच ऑफ द ब्रह्मपुत्र यार्लुंग ज़ांगपो, देन इट एंटर्स इनटू इंडिया। ऑलराइट, सो यहाँ पर क्या लिखा है कि चाइना कंट्रोल्स
द अपर रीचेस ऑफ द ब्रह्मपुत्र। मतलब अगर इसी रीजन में कहीं पर भी चाइना मेजर डैम कंस्ट्रक्शन करे तो यहाँ पर जो इंडिया में जो वाटर क्वांटिटी है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, विच विल बी टोटली डिपेंडेंट ऑन चाइनीज कंट्रोल। सो दैट इज इट इज़ वेरी बिगर टेंशन। नॉट ओनली इट इज़ सिर्फ इकोनॉमिक टेंशन या फिर एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्ट्रेटेजिकली एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज़ इन द हैंड ऑफ चाइना, बिकॉज ये वाटर कंट्रोल से चाइना कैन ऑल्सो कैटर और कंट्रोल इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वार। कि अगर चाइना अपना डैम रोक दे तो इंडिया में वाटर क्राइसिस भी हो सकता है। अगर चाइना ज़्यादा वाटर रिलीज कर दे तो जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है इट कैन गेट फ्लडेड। ओके, लेट्स सी। तो यहाँ पर आप बॉक्स में दो बुलेट्स देख सकते हो जहाँ पर लिखा हुआ है चाइना पाकिस्तान एक्सिस और चाइनाज इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया। सो चाइना पाकिस्तान एक्सिस का मतलब है इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान विच हैज़ बिल्ड वेरी स्ट्रोंगर। लाइक चाइना सपोर्ट्स पाकिस्तान पॉलिटिकली एज वेल एज मिलिटरीली। चाइना सपोर्ट्स पाकिस्तान politically as well as militarily, like what including the Kashmir issue। कि जो कश्मीर इशू है, जो कश्मीर टेंशन है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, सॉरी इंडिया एंड पाकिस्तान, चाइना फुल्ली सपोर्ट्स ऑन दैट इशू विद पाकिस्तान। उसके साथ अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट जो भी बोलो, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट, वट एवर यू वांट टू से, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट of infrastructure that is CPEC, China Pakistan Economic Corridor, which actually passes through POK। कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है CPEC, इट पासेस थ्रू दिस पर्टिकुलर रीजन। ऑलराइट, ये ब्लू वाला जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, इट पासेस थ्रू दिस पर्टिकुलर रीजन। और ये जो रीजन है इंडिया का डिस्प्यूटेड एरिया, दैट इज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। सो यहाँ पर इंडिया का एक सोवरेनिटी इशू आता है, सो येट विच हैज़ नॉट बीन सॉल्व्ड। What is next? Next is China's influence in South Asia. So what we get to know here कि in this particular point, China's influence in South Asia, China applies a debt trap diplomacy. Do remember this term, debt trap diplomacy. So see, this debt trap diplomacy, this kind of term can directly be asked into your mains. Okay, like the Belt and Road Initiative, okay, in Sri Lanka, Nepal, Maldives or Bangladesh, that China provides loan for infrastructural development to countries like Sri Lanka, countries like Nepal, Maldives, Bangladesh, and eventually when these developing countries cannot pay their debt, China takes certain projects or China takes certain region, maybe for economic occupation or strategic point, building base, building certain camps, ports, harbors, all these things to cater India. So that is a tension for India. All right. Okay. So next we have reached our next news, that is OBC creamy layer. Okay. So यू ऑल आर वेरी अवेयर कि OBC क्रीमी लेयर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका सिलेबस का। जैसे कि टॉप GS2 पेपर में क्लियरली दिया हुआ है वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन। सो व्हेन वी आर स्टडिंग दिस OBC वी कंसिडर देम टू बी वन ऑफ द वल्नरेबल सेक्शंस। ठीक है। सो ये न्यूज़ पर्टिकुलरली आज हम क्यों पढ़े, बिकॉज न्यूज़ में आया है कि एक पार्लियामेंट्री कमिटी which is looking into the welfare of the OBCs, the committee said कि जो 8 लाख वाला क्रीमी लेयर का लिमिट है उसको इंक्रीज किया जाए। ठीक है, ये भी हम समझेंगे रिलेवेंस क्या है, बिकॉज अ पार्लियामेंट्री कमिटी हैज़ रिकमेंडेड इट, पार्लियामेंट्री कमिटी इटसेल्फ इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर पॉलिटी। देन ये सोशल जस्टिस का जो पार्ट है रिलेशन टू एफर्मेटिव एक्शन एंड रिजर्वेशन, ये सोशल जस्टिस में आता है। उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में भी आता है द टर्म एफर्मेटिव एक्शन और रिजर्वेशन। मंडल कमीशन विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर पॉलिटी एज वेल एज इन योर सोशल जस्टिस, सो ये भी हमें पढ़ना होगा। सो दिस वेरी न्यूज़ इज़ वेरी मच रिलेवेंट टू आवर सिलेबस। सो OBC क्रीमी लेयर, सो हु आर द OBC, हु आर द अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो क्या ये SC है
क्या क्या ये ST है? नहीं, ये SC भी नहीं है, ये ST भी नहीं है। दे आर सोशली एंड एडुकेशनल डिसएडवांटेज ग्रुप्स इन इंडिया। लुक, यहाँ पर सोशली और एडुकेशनली वर्ड मेंशन है, पर जो SC या फिर ST है, ये सोशली एडुकेशनली तो है ही, उसके साथ साथ दे आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड। पर OBC को इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैटेगरी में नहीं रखा गया है, तो इसी के लेकर थोड़ा सा डिबेट भी है, डिस्कशंस भी है। और उसके साथ देखिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और आर्टिकल 15 क्लॉज 5 इट अलाउज द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेज, जिसको हम पॉपुलरली SEBCs कहते हैं, इंक्लूडिंग द OBCs। तो इम्पोर्टेंट कुछ हम कमिटी देखेंगे, काका केलकर कमिटी, मंडल कमीशन, इंदिरा साहानी केस। चलिए हम क्विकली एक डिस्कशन कर ले अबाउट द डिफरेंट कमिटीज। ओके, सो जो काका केलकर कमिटी है, द काका केलकर कमिटी, इट इज द फर्स्ट कमीशन टू आइडेंटिफाई बैकवर्ड क्लासेस इंडिया। याद रखिएगा, काका केलकर कमिटी वॉज द फर्स्ट कमीशन टू आइडेंटिफाई बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया। होप यू विल रिमेंबर दिस। और काका केलकर कमिटी ने उन्होंने रिकमेंड किया था 27% रिजर्वेशन फॉर द OBCs। ओके, ये दो डेटा आप लोग याद रखिएगा फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। पर गवर्नमेंट ने काका केलकर कमिटी का जो रिकमेंडेशन था उसको किया रिजेक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला था उस टाइम कि इंडिया को एक कास्ट लेस सोसाइटी बनाया जाएगा, कास्ट और क्लास लेस सोसाइटी। इसकी वजह से 1953 में जो रिपोर्ट आया उसको रिजेक्ट कर दिया गया। पर उसके बाद रिपोर्ट आया अबाउट फ्रॉम द मंडल कमीशन 1979। सो मंडल कमीशन, इट वाज हेडेड बाय BP मंडल to identify and recommend affirmative action for OBCs। जो OBC है उनके लिए गवर्नमेंट क्या affirmative action कर सकता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कमीशन का गठन हुआ था। उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि 27% रिजर्वेशन OBC को भी मिलना चाहिए इन डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स एज वेल एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कितना? 27% government jobs and educational institutions। ठीक है, and this was not rejected but it was implemented in 1990 by Prime Minister VP Singh। ओके, और ये इम्प्लीमेंटेशन के बाद इंडिया में हुआ था मैसिव प्रोटेस्ट। ठीक है, which led to massive protest after the implementation of the recommendation of मंडल कमीशन। ठीक है, उसके बाद 1993 में आया द इंदिरा साहानी केस। इन दिस इंदिरा साहानी केस द सुप्रीम कोर्ट इन 1993 इट अपहोल्ड द OBC रिजर्वेशन। उन्होंने OBC रिजर्वेशन जो मंडल कमीशन ने इम्प्लीमेंट करवाया था उसको अपहेल्ड किया, मतलब माना, उसको रहने दिया कि उसको खारिज नहीं करना है। पर इसमें इंट्रोड्यूस हुआ एक कंसेप्ट का, इट इंट्रोड्यूस्ड अ कंसेप्ट जिसको कहा जाता है द क्रीमी लेयर। द क्रीमी लेयर मतलब क्या? जैसे कि फिर से आपको बताता हूँ कि OBC में इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस देखा नहीं गया। ठीक है, तो वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। पर मंडल कमीशन ने जब ये अप्लाई किया और इंदिरा साहानी ने जब केस किया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया भाई OBC को रहने दीजिए, पर हम एक इनकम लिमिट, हम एक लिमिट यहाँ पर निर्धारित करके देंगे कि उस लिमिट से ऊपर अगर वो क्लास बिलोंग करता है तो वो OBC तो रहेगा, पर वो OBC NCL कहलाएगा, दैट इज OBC नॉन क्रीमी लेयर। और अगर उस लाइन के नीचे अगर वो क्लास रहे तो उसको कहा जाएगा OBC CL, सॉरी इट विल बी द रिवर्स, कि अगर उस लाइन के ऊपर रहे तो दैट विल बी OBC CL क्रीमी लेयर, और अगर उस लाइन के नीचे रहे उसको कहा जाएगा OBC NCL क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर।
ठीक है, एंड द लाइन इज एंड द लाइन द थ्रेशोल्ड इनकम इज योर 8 लाख पर एनम, कि साल में 8 लाख से ज़्यादा, साल में 8 लाख से ज़्यादा अगर कोई अर्न करता है या फिर 8 लाख अर्न करता है तो उसको कंसिडर किया जाए क्रीमी लेयर, तो उसको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। अगर 8 लाख से नीचे अर्न करता है तो उसको बेनिफिट मिलेगा फॉर द रिजर्वेशन। ठीक है, तो ये इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ योर क्रीमी लेयर इन ओबीसी। ओके, सो अभी जो रिसेंटली किया हुआ है, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उन्होंने बोला है कि ये जो 8 लाख लिमिट है उसको रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि बहुत साल हो चुका है 1993 के बाद, बिकॉज इन्फ्लेशन इज ऑल्सो हायर, सो दिस 8 लाख थ्रेशोल्ड इट डज नॉट फिट नाउ डेज। सो उस 8 लाख को बढ़ाकर बाय एडजस्टिंग द इन्फ्लेशन उसको रिवाइज करने के लिए बोला गया है कि 12 लाख से 15 लाख का एक रेंज डिसाइड करके गवर्नमेंट को देना चाहिए टू ascertain द क्रीमी लेयर ऑफ ओबीसी। होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। The next news is about Greenland. Okay, so what is this news about Greenland? ये important है because अगर हम एक कंट्री के बारे में, तो ग्रीनलैंड के साथ इंडिया का रिलेशंस है, पर वो इंडिया और ग्रीनलैंड का कोई रिलेशन लेके ये न्यूज़ नहीं है। ये न्यूज़ है यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स प्लान टू असर्ट कंट्रोल ओवर आर्टिक आइलैंड। कि क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, देखिए यहाँ पर कि इन 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि जो ग्रीनलैंड है उसको वो खरीद लेना चाहता है फ्रॉम डेनमार्क। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं कि ग्रीनलैंड ब्रैकेट में डेनमार्क, मतलब ग्रीनलैंड इज अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ डेनमार्क। ठीक है, और यूएस उसको परचेज करना चाहता है। सो अगर हमें यहाँ से क्वेश्चन आए तो इट कैन बी रिलेटेड टू व्हाट, इट कैन बी रिलेटेड टू द ज्योग्राफी ऑफ द ग्रीनलैंड, की ग्रीनलैंड के आसपास जो कंट्रीज़ है उसको रिलेटेड हो सकता है, जो स्ट्रेट है, जो ओशियन है उसको रिलेटेड हो सकता है। वो ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आएगा, नॉट ऑफ इंडिया और ग्रीनलैंड या फिर इंडिया डेनमार्क का रिलेशन रिलेटेड। ठीक है, सो इफ़ वी सी हियर, यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्स आप देख लीजिए कि ग्रीनलैंड जो है ये लोकेट करता है नॉर्थ अमेरिका, दैट इज दिस इज द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड यूरोप। सो दिस इज द यूरोप एंड दिस इज द नॉर्थ अमेरिका। इन दोनों के बीच जो ये आइलैंड कंट्री है दैट इज ग्रीनलैंड। यूएस ऑपरेट्स द थुले एयरबेस, तो ग्रीनलैंड में एक एयरबेस है उसको यूएस ऑपरेट करता है जिसका नाम है थुला एयरबेस। और इसमें और एक प्रोस्पेक्ट है कि ग्रीनलैंड में न्यू शिपिंग रूट्स लाइक द नॉर्दर्न सी रूट डेवलप हो सकता है। इसका रीज़न क्या है, क्या आप हमें बता सकते हो? इसका रीज़न ये है कि ग्रीनलैंड जो है उस इट इज़ कवर्ड विद मेनी आइस कैप्स, बट ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज हमें क्या देखने को मिलता है कि द आइस कैप्स आर मेल्टिंग कंटिन्यूसली। ओके, जब आइस कैप्स मेल्ट हो जाता है, वो वाटर बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, तब एक नया सी रूट डेवलप होता है। तो ये जो डिफरेंट अदर सी रूट्स है वो पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। अगर हम कुछ बेसिक्स फैक्ट के बारे में बात करें अबाउट ग्रीनलैंड, आई वुड लाइक टू गिव यू पीपल, जैसे कि ग्रीनलैंड का कैपिटल क्या है, इट इज़, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मेंशन्ड है न्यूक, इट इज़ द कैपिटल ऑफ Greenland. Okay, and it is the autonomous territory of Denmark. ये सब आपको जानना है। एंड ग्रीनलैंड इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड। पॉपुलेशन कुछ खास नहीं है, जस्ट अराउंड 55,000 पॉपुलेशन है इसका, विच इज लोकेटेड in the North Atlantic Ocean and Arctic Ocean. This is the North Atlantic Ocean. If you look here, it is the North Atlantic Ocean northern side, and it is the Arctic Ocean. So these type of questions are asked. Okay, it also the climate of Greenland is your Arctic tundra climate. ये सब हम ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आप लोग अगर ज्योग्राफी स्टडी किया है आपने, तो यू हैव कम अक्रॉस दिस टाइप ऑफ टर्म, आर्टिक तुंद्रा क्लाइमेट। ऑलराइट, और कुछ अगर फैक्ट मैं बोलने के लिए जाऊँ कि
एक फील्ड है, उसको बोला जाता है, मे बी द प्रोनाउंसिएशन मे बी रॉन्ग ऑफ माइन, दैट इज गंजॉन फील्ड। गंजॉन, उनके लैंग्वेज में शायद डिफरेंस प्रोनाउंसिएशन होगा। फील्ड, इट इज द कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट पॉइंट इन ग्रीनलैंड। Okay, these are trivial. It may not be asked in this very prelims, but अगर कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा न्यूज़, अगर बड़ा न्यूज़ आ जाए देन इट कैन बी। और एनवायरमेंटल और क्लाइमेट तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है। ऑल्सो along with that, this Greenland is very rich in resources like your rare earth minerals, oils, gas। ये जो rare earth mineral है, what is this? Rare earth minerals are used to manufacture semiconductors। आज के डेट में सेमीकंडक्टर रिलेटेड बहुत न्यूज़ आता रहता है। होपफुली यू हैव कम अक्रॉस दैट। सो टू मेक सेमीकंडक्टर और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, जो अंदर वाले पार्ट्स है उसको बनाने के लिए चाहिए रेयर अर्थ मिनरल्स, या फिर उसको ऑल्सो नोन एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक ग्रीनलैंड। अभी हम देखेंगे कैग, रिपोर्ट ऑन पॉल्यूशन। सो कैग पॉल्यूशन के ऊपर जो रिपोर्ट दिया है उसमें कैग ने क्या बोला है। सो ऑब्वियसली ये पॉल्यूशन रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट विल कम अंडर GS3 एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो न्यूज़ है, यहाँ पर कैग ने बोला है कि जो पॉल्यूशन रिपोर्ट आया है उसमें बहुत से फ्लॉज देखने को मिला है, कि CAG रिपोर्ट ऑन पॉल्यूशन फ्लैग्स फ्लॉज इन AQI डेटा एंड PUC सर्टिफिकेट सिस्टम। आई होप आप लोग भी अगर व्हीकल यूज़ कर रहे हो, यू ऑल्सो कंटिन्यूसली एवरी 6 मंथ, या फिर नया गाड़ी है अगर एवरी 1 ईयर यू डू अपडेट योर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। हम बोल देना कि पॉल्यूशन बनाने के लिए जाना है तो वो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, और अलॉन्ग विद दैट जो AQI डेटा है, इन दोनों में ही कैग ने बोला है कुछ फ्लॉज है। ठीक है, तो क्या फ्लॉ है देखिए यहाँ पर, जो यहाँ पर आप एक पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पर टेब्यूलर फॉर्मेट में कैग ने प्रेजेंट किया है। उन्होंने बोला है जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन जो है, उन्होंने रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल नहीं किया है। CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो मैंडेट, जो स्टैट्यूटरी लिमिट जो दे देता है, वो मॉनिटरिंग में उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया है। देयर वाज मेनी डिस्क्रिपेंसी ऑल्सो इन द इशुएंस ऑफ पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, मतलब PUC सर्टिफिकेट। जैसे कि अगर आप फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखोगे, ओवर 108 लाख व्हीकल्स एमिटिंग कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन बियॉन्ड परमिसेबल लिमिट वेर इशूड PUC सर्टिफिकेट, कि ऐसे 1 लाख से भी अधिक गाड़ियाँ हैं इंडिया में जो परमिसेबल लिमिट से ज़्यादा पोल्यूटेंट एमिट कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, उन्हें PUC सर्टिफिकेट दिया गया है। ये क्रॉस चेकिंग में निकला है, ऑडिट में निकला है बाय द कैग। देन इंस्टेंसेस ऑफ मल्टीपल व्हीकल्स गेटिंग PUC सर्टिफिकेट एट द सेम टाइम विद इन अ मिनट। ठीक है, कि एक ही मिनट में ये होता है, शायद पता नहीं, हम भी शायद इनका पार्ट हो भी सकते हैं, वी डोंट नो, कि एक ही मिनट में वो मल्टीपल PUC जनरेट करके दे रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, जो चेकिंग है, जो इंस्पेक्शन है अबाउट द व्हीकल, कि एक इक्विपमेंट रहता है कि वो एग्जॉस्ट के सामने दे के, स्टार्ट दे के देखा जाता है कि कितना पोल्यूशन लेवल है, एमिशंस कितना है, वो देखा नहीं जा रहा है। अगर मानो कि एक मिनट में अगर 3, 4, 5, 6 सर्टिफिकेट जनरेट हो रहा है, सिस्टम दिखा रहा है, तो मतलब हम चेकिंग नहीं कर रहे, क्योंकि चेकिंग में तो टाइम लगेगा। तो वैसे और भी है, जैसे कि 2015 से 2020 तक अराउंड 4000 डीजल गाड़ी PUC कंप्लायंस उन्होंने फेल किया है। तो ऐसे ही कुछ कुछ पॉइंट्स है कि जो CAG के आँख के सामने आया है, तो उन्होंने ये ऑडिट रिपोर्ट दिया है। उसके साथ साथ जो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है, कि जो 15 साल पुराना व्हीकल है वो चल नहीं सकता, उस स्क्रैपिंग पॉलिसी में भी क्या हुआ, एनोमलीज देखने को मिला है कि बहुत से पुराना गाड़ी 15 साल के ऊपर या फिर 20 साल भी हो सकता है, वो भी डीजल व्हीकल, वो भी इंडिया के रास्ते में चल रहा है। सो दैट इज़ द रिपोर्ट गिवन बाय CAG ऑन पोल्यूशन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेन्स पर्सपेक्टिव, डू माइंड इट। ऑलराइट, okay, now the last news of today's analysis is India's defense export surge।
तो ये आ जाता है हमारा सिक्योरिटी चैलेंजेस इन GS3। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ है कि इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उन्होंने रिकॉर्ड हाई रिकॉर्ड टच किया है ऑफ 23,622 करोड़ इन 24-25। दिस हैज़ बीन कमेंटेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो यहाँ पर हम ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखना है कि एक्सपोर्ट सर्ज हुआ है। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट हियर अबाउट आत्मनिर्भर भारत का टॉपिक आ जाएगा, सेल्फ रिलायंस का टॉपिक आ जाएगा, डिफेंस सेक्टर में सरप्लस टॉपिक आ जाएगा। बिकॉज सो इट इज़ अ वेरी गुड पार्ट फ्रॉम इंडिया सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव कि अगर हमारे जो नेबर्स है जैसे कि चाइना, पाकिस्तान, एंड वी हैव ऑल्सो मतलब अभी रिलेशन ख़राब बांग्लादेश के साथ भी हो रहा है, तो उसी टाइम में अगर हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग ना रहे, इकोनॉमी अगर स्ट्रॉन्ग ना रहे, तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर जो हमें पढ़ना होगा न्यूज़ में, यहाँ पर हमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पढ़ना है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट लेड टू दिस न्यूज़। डिफेंस एक्सपोर्ट में सर्च क्यों आया है? जैसे कि जो इंडिया का मेक इन इंडिया प्रोग्राम है या फिर आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम है कि इंडिया हैज़ कमिटेड इटसेल्फ टू बिकम सेल्फ रिलायंट, कि इंडिया जो हो सके खुद से प्रोड्यूस कर सकता है वो इंडिया करेगा और कम से कम इम्पोर्ट रिलायंट इंडिया बनेगा। उसके साथ डिफेंस रिलेटेड 2020 में एक पॉलिसी निकला था, डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन सब इंडस्ट्रीज़ को, डिफेंस इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करेंगे, हैंड होल्ड करेंगे, फिनेंशियली सपोर्ट करेंगे, फिस्कल ब्रेक्स देंगे, टैक्स ब्रेक्स देंगे, और जो भी हो उसमें सपोर्ट देके डिफेंस सेक्टर को आगे बढ़ाया जाएगा। और पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट है कि जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेस्ट्रिक्ट सर्टेन डिफेंस इक्विपमेंट टू बी इम्पोर्टेड। कुछ डिफेंस इम्पोर्ट आइटम्स है जो कि इंडिया कोई भी इम्पोर्ट नहीं कर सकता है। और यहाँ पर हमें जो देखना है कि हु आर द मेजर डिफेंस एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस, कि हम जो ये जो एक्सपोर्ट सर्ज हुआ है, हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादातर हम किस कंट्री में कर रहे हैं? तो साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा है, जैसे कि फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया। मिडिल ईस्ट में ज़्यादा देखने को मिलता है, UAE, इजिप्ट, मोजाम्बिक। लैटिन अमेरिका लाइक इक्वाडोर एंड ब्राज़ील। तो अगर आप देखोगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपिंग नेशंस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर इंडिया का जो अगर आप इंपोर्ट देख लो डिफेंस, तो हम ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ से करते हैं? हम इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा रशिया से इंपोर्ट करते हैं। वी इंपोर्ट फ्रॉम US, वी ऑल्सो इंपोर्ट फ्रॉम यूक्रेन, वी इंपोर्ट फ्रॉम इज़राइल। ठीक है, दीज आर सम कंट्रीज़, मेजर कंट्रीज़ जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं। और नोटेबल एक्सपोर्ट जैसे कि इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, ध्रुव, Pinaka multi-barrel rocket launches. So these are the notable export that you can remember. ठीक है, so we have come to the end of this newspaper analysis. So thank you so much. We will be meeting in the next session.